हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी हाल ही में एक ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों की ओर से कुछ डिमांड्स रखी गई थी और विद्यार्थियों ने ये कहने की कोशिश की कि आर्टिकल 19, 20 और 21 पर डिटेल डिस्कशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि विचार मेरे दिमाग में था ही, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को लेकर तो मेरे दिमाग में पहले से विचार था ही कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 की जो गहराई है उस पर तो खैर एक चर्चा बिल्कुल बनती है। साथ ही साथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 और 21 को लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं। तो आज की इस चर्चा के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे ये हम सिखाएंगे आपको। साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो अनुच्छेद 19 को पढ़ने के तौर तरीके क्या होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान जो हमारा रहेगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) पर रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 19 है 1(a) की जब आप बात करोगे तो आपको केवल एक फ्रेज वहाँ पे दिखाई पड़ता है, एक वाक्यांश आपको वहाँ पे दिखाई पड़ता है। आप चाहें तो आप उसे एक शब्दावली भी कह सकते हैं, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं में जब हम इस शब्दावली को लेकर के जाने की कोशिश करते हैं तो इतना तो आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल कि शब्दावली को एज इट इज आप अपनी परीक्षा का पात्र नहीं बना सकते, यानी कि ये जो आपकी शब्दावली रह जाती है इसकी गहराई तो आपको यहाँ पर क्या बता करके चलनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से इसको समझना है, किस तरीके से आप इसको लिखोगे, है ना। वो सारी बातें शुरुआत में अगर आ जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम बहुत सारा डिस्कशन क्या है इस चर्चा के माध्यम से करने वाले हैं। आपको हमेशा ये कहना होगा, मान लीजिए आपने उठाया क्या है आर्टिकल 19, तो देखो पहले तो क्या है आर्टिकल 19 जो है उसको लिख लो यहाँ पर, ओके। अब इसके खंड बनाओ तो आप देखाओगे कि आर्टिकल 19 का एक खंड आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे आर्टिकल 19 का खंड क्या मिलेगा आपको 1 को लिखने का तरीका ये है, 1 को लिखने का तरीका क्या ये है। और एक क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे कि आर्टिकल 19 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19 का क्लोज नंबर 2 से आप स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल 19 कहाँ तक अपने आप को लेके जाएगा, क्लोज नंबर 6 तक आपको लेके जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के शुरुआत में आपको ये कहने की आवश्यकता रहती है कि भारतीय संविधान के पास जो टोटल आपके क्लोजेज हैं वो कितने हैं, 6 हैं। अब यहां पर जो आपका आर्टिकल 19(1) है इसके जो सब क्लोजेज आप दिखाओगे तो सब क्लोजेज दिखाने का तरीका कैसे है, A, B, C, D, E, F और G। आप इनको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का जो खंड 1 है ये आपको पहले क्या है 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दे रहा था। यानी कि यहाँ पर जो मेन डिस्कशन होता है आर्टिकल 19 के खंड 1 के अकॉर्डिंग जो मेन डिस्कशन आपका साथ ही हो जाता है, तो मेन डिस्कशन जो आपका होगा वो किस पर होगा, अबाउट फ्रीडम होगा, यानी कि स्वतंत्रताओं के बारे में होगा। किसके बारे में होगा, स्वतंत्रताओं के बारे में होगा, अबाउट फ्रीडम्स के बारे में होगा, ओके। लेकिन जब आप यहां पे आते हैं, क्योंकि इसमें से आज तो हम ये वाला उठाएंगे, लेकिन जब आप आर्टिकल 19(1)(f) को यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर जो फ्रीडम आपको दिया गया था, ये जो आपका फ्रीडम है फिलहाल यहां से हटा दिया गया है। और आप लोग जान पा रहे होंगे कि यहां पर क्या था आपका, यहां पर था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको आप क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था एक स्वतंत्रता के रूप में था, एक मौलिक अधिकार के रूप में था। लेकिन आप सभी लोग बिल्कुल इस बात को जानते होंगे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसको क्या है, हटा दिया गया। तो आपको अब ये कहने का मौका मिल गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो खंड 1 है, जो आपका खंड 1 है, जो आपका क्लोज नंबर 1 है, ये क्या था, ये शुरुआत में आपको 7 प्रकार की जो फ्रीडम्स हैं, 7 प्रकार की फ्रीडम्स देने का कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे आप 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का रेफरेंस यहाँ पर जोड़ करके चलेंगे तो ये जो आपकी फ्रीडम्स हैं 7 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और जो कुछ बदलाव किया गया है, ये बदलाव भी कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कहां पर आपको दिखाई पड़ रहा था। तो अगर ये सवाल आपसे पुटअप किया जाता है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कहां आपको दिखाई पड़ा था, तो आपको 2 से 6 तक का डिस्कशन आपको नहीं करना है, आपको केवल खंड 1 का जिक्र आपको करना है। और खंड 1 के अंदर आपको कहां जाना है? एफ में जाना है। और जब आप आर्टिकल 19(1)(f) को प्रॉपर इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करेंगे, तब आपको एक नई बात ये कहने का मौका मिल जाएगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में या एक स्वतंत्रता के रूप में यहीं पर पहले दिखाई पड़ रहा था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से इसको यहां से हटा दिया गया है। इसको यहां से क्या, इसको हटा दिया गया है। अब देखिएगा, ये जो आपका आर्टिकल 19 का जो आपका खंड 2 आपको मिलेगा, खंड 2 से लेकर के खंड 6 के बीच क्या है, पहले तो ये समझो हल्का सा आपको यहाँ पर डिस्कशन ये करके चलना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या आपका हिंदी में आप कहेंगे युक्ति युक्त निर्बंधन है। यहाँ पर क्या है? युक्ति युक्त निर्बंधन का मामला जुड़ा हुआ है, निर्बंधन कहेंगे, युक्ति युक्त निर्बंधन का मामला जुड़ा हुआ है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रीजनेबल। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहा जाता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहा जाता है। यह बात आपको यहां पर कहनी पड़ेगी। यानी कि संविधान आपको यह समझाने की कोशिश में है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है वो अपने खंड 1 के माध्यम से वर्तमान समय में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको देने का कार्य कर रहा है। ये जो आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये असीमित नहीं है बल्कि सीमित हैं, या इन पर कंट्रोल लाया जा सकता है, या आपकी इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को रेगुलेट किया जा सकता है, या आपकी इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को क्या है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस क्या हैं, लगाई जा सकती हैं। ये आपको कौन बताएगा? ये जो यहाँ का सिस्टम आपको नजर आता है कि आर्टिकल 19 का जो क्लोज नंबर 2 है और 6 तक के बीच का जो डिस्कशन आपको मिलेगा वो आपको बताएगा कि ये जो फिलहाल 6 प्रकार की फ्रीडम्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं ये सीमित नहीं है, ये क्या है? असीमित नहीं है बल्कि क्या है? ये सीमित होने का विषय है। यानी कि टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, इन पर रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं, या टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, इन पर लिमिटेशंस लाई जा सकती हैं। जैसे कुछ बातें यहाँ आर्टिकल 19 जो आपका है वो आपको समझाने की बात कर रहा है। 2 से 6 के बीच की जो चर्चा है उसमें एक बात तो ये कही जाती है कि आप जब अपनी अभिव्यक्ति का यानी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रयोग करेंगे, क्या कहा आपने? जब आप अपनी अभिव्यक्ति का यानी 6 प्रकार की जो फ्रीडम्स हैं आप इनका प्रयोग करेंगे तो आप कानून एवं व्यवस्था के मामले को, आप क्या है, कानून एवं व्यवस्था के मामले को क्या है, नेगेटिव नहीं बना सकते। नेगेटिव क्या है, नहीं बना सकते। अगर आपने इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए कानून एवं व्यवस्था के मामले को नेगेटिव बनाने का कार्य किया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं, जिस तरीके से आपने किसी भी स्वतंत्रता का प्रयोग किया होगा और जो आपने नकारात्मक व्यवहार किया होगा, तो उसी हिसाब से क्या है, कानून एवं व्यवस्था को अगर आप नकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं तो आपकी जो रेस्पेक्टिव फ्रीडम यहाँ पे रहेगी उसको लिमिटाइज किया जा सकता है, उस पर रेगुलेशंस क्या है, लाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो आपका पब्लिक ऑर्डर है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, लोक स्वास्थ्य, जो आपका पब्लिक ऑर्डर का मामला है, अगर आप अपनी ये जो स्वतंत्रताएं हैं इनका यूज करते हुए पब्लिक ऑर्डर के मामले को क्या है, अगेन आप क्या कहेंगे, अगर आप निगेटिव नहीं बना सकते, अगर आप निगेटिव बनाने का कार्य करेंगे तो आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं उन पर क्या आ सकते हैं, रेगुलेशंस आ सकते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपने कहा कि पब्लिक हेल्थ कहेंगे इसको, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर तो ऊपर आ गया है, कानून एवं व्यवस्था में हमने जोड़ दिया है, इसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है कि आप जब अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करेंगे तो आपको एक सोशल हार्मनी समाज को देनी पड़ेगी, आप किसी के साथ कोई क्या है, नकारात्मक व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के 2 बातें तो ये आपके सामने आ जाती हैं कि आप कानून एवं व्यवस्था के मामले को नेगेटिव नहीं बना पाओगे और आप पब्लिक हेल्थ के मामले को, लोक स्वास्थ्य के मामले को आप क्या है, नेगेटिव नहीं बना पाओगे। अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए आप इनके साथ कोई नकारात्मकता नहीं लेके आ सकते। अगर आप नकारात्मकता लेकर के आओगे तो जिस रूप में आपने अपनी किसी स्वतंत्रता का प्रयोग किया होगा उस हिसाब से उस पर क्या है, रेगुलेशंस या लिमिटेशंस आप कह सकते हैं, लाए जा सकते हैं।
तीसरी बात क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि किसी ने अपने विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग किया, और हम लोग जानते हैं कि इंडो पाक के जो रिलेशन है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के जो आपके रिलेशन है, ऑलरेडी क्या काफ़ी निगेटिव हैं। लेकिन किसी ने अपनी विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग किया और अपनी विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध, या भारत और चाइना के बीच के संबंध, या भारत और रशिया के बीच के संबंध, या भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध, आप कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर हमारे विदेशी संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव आता है तो आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो आपका एक्सप्रेशन है, वो क्या है, उस पर लिमिटेशंस आ जाएंगी, उस पर क्या आ जाएंगे, रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं। तो आप अपनी कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति देने का हक नहीं रखते जिससे कि विदेशी संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर विदेशी संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आपकी जो अभिव्यक्ति है या आपका जो एक्सप्रेशन है उसको लिमिटाइज किया जा सकता है, और आप ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। इसलिए इनको कहा जाता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। आप चाहकर भी अगर इस प्रकार के रेगुलेशंस लाए जाते हैं आपकी स्वतंत्रताओं पर, तो आप साथियों चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है ना। ये भेदभाव तो है, आप कह सकते हैं इसे भेदभाव, लेकिन ये कैसा है, ये सकारात्मक भेदभाव है। आपको संरक्षण दिए जाने की कोशिश की जाएगी, या आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं उनको संरक्षण दिए जाने की कोशिश की जाएगी, तो आप कभी ये नहीं कह पाओगे कि ये भेदभाव कैसा है, नकारात्मक भेदभाव है। भेदभाव तो इसको लोग कह के चलते हैं, लेकिन कैसा भेदभाव माना जाएगा, ये सकारात्मक भेदभाव माना जाएगा। कुल मिलाकर के आप अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की जो विदेश नीति है उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं ला सकते, और आपको लाना भी नहीं चाहिए। इसमें एक चीज और कैलकुलेट यहाँ पे होती है, तो उसको हम कहते हैं, उसको वैसे हिंदी में तो अपराध उद्दीपन कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, अपराध उद्दीपन कहा जाता है, अपराध उद्दीपन कहा जाता है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट टू क्राइम। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से कुछ कहा, मान लीजिए ए ने बी से कुछ कहा, या राम ने शाम से कुछ कहा, या सीता ने गीता से कुछ कहा, आप कुछ भी मान के चलो। तो किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से कुछ कहा तो मान लीजिए आप क्या कहोगे, उसने अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। लेकिन जब उसने अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग किया तो सामने वाले ने बाहर जाकर के कोई क्राइम कर दिया। तो अगर आपकी अभिव्यक्ति को आधार बनाते हुए कोई अन्य व्यक्ति बाहर जाकर के कोई क्राइम करने की बात करता है, तो आपकी इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है उस पर भी लिमिटेशंस क्या हैं, लाई जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के इतना तो आपको आप कह ही देना चाहिए कि मामला रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का है। रीजनेबल का मतलब यह है कि आप इसको मानेंगे भेदभाव, लेकिन कैसा भेदभाव मानेंगे, आप इसको सकारात्मक भेदभाव मानेंगे, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है। अगर आप अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हुए व्यवस्थाओं को नकारात्मक बनाने का कार्य करेंगे तो आप पर क्या है, रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाएंगे, और आप इस मामले को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते, है ना। आप इस मामले को लेकर के क्या है, न्यायालय में नहीं जा सकते, ये भी आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या जोड़ दिया गया है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जोड़ दिया गया है। अगर आप अपनी स्वतंत्रताओं का नकारात्मक प्रयोग करके चलते हैं तो दोषी आप हैं, और आप अपने आप को क्या है, कोर्ट में डिफेंड नहीं करवा सकते। कहने का मतलब ये हुआ, हाँ आप ये इतना जरूर कह के चलेंगे कि आपका अधिकार तो ये बनता है कि आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर मामला प्रॉपर है किसका, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का, या मामला प्रॉपर क्या निकल के आता है, आपकी स्वतंत्रताओं के नकारात्मक व्यवहार का, फिर तो न्यायालय भी आपको संरक्षण नहीं दे पाएगा, फिर तो न्यायालय भी क्या आपको संरक्षण नहीं दे पाएगा। तो शुरुआत में इतना तो आपको समझने की यहां पे क्या आवश्यकता रहेगी। अब मुख्य तौर पर जो आपको यहां पर डिस्कशन करना है, वो आज जो हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में 19 पहले क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, 1 के साथ क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, और सीधा क्या निकल के आएगा, एक फ्रेज निकल के आएगा जिसमें आप क्या कहते हैं, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसकी गहराई आपको बनानी पड़ेगी, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि विचार का मतलब होता क्या है। तो मैंने हमेशा क्लास में भी समझाने की बात करी होगी, विचार का मतलब क्या होता है। विचार का मतलब यह होता है कि जिसके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं
कि जिसके बारे में कोई अन्य व्यक्ति ना जानता हो, कोई अन्य व्यक्ति ना जानता हो, कोई अन्य व्यक्ति ना जानता हो, जिसके बारे में कोई अन्य व्यक्ति ना जानता हो, उसे क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। या आप इसको बदल के ऐसा भी कह सकते हैं कि विचार का मतलब क्या होता है? विचार का मतलब ये होता है कि आंतरिक, आप ऐसा भी कह सकते हैं, आंतरिक चिंतन मंथन की स्थिति। आंतरिक चिंतन मंथन की स्थिति यानी कि आप बैठे हुए हैं और आपके मन में कुछ चल रहा है, तो जो कुछ आपके मन में चल रहा है उसे आप क्या कहेंगे? अपना विचार आप कह सकते हैं। और ऐसा व्यवहार करने में किसी प्रकार की कोई समस्या का भाव भी नहीं है। अब ये जो आपकी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो जाता है? अभिव्यक्ति को कहने का बढ़िया तरीका क्या हो जाएगा? या तो आप ऐसा व्यवहार करो और ऐसा ही कर लो कि विचार का बाह्य रूप, विचार का जो बाह्य रूप होता है, तो विचार के बाह्य रूप को आप क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि आप क्या कह के चलते हैं? एक्सप्रेशन आप कह के चलते हैं, ये बात आप कहेंगे। अच्छा, आप अपने विचार को बाह्य रूप कैसे देंगे? तो नंबर 1 में आप कह सकते हैं कि आप बोलकर दे सकते हैं। आप क्या है? बोलकर दे सकते हैं। आप क्या है? लिखकर दे सकते हैं। आप क्या है? लिखकर दे सकते हैं। या आप क्या है? छपवाकर दे सकते हैं। छपवाकर दे सकते हैं, किसी पत्रिका के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से, या किसी समाचार पत्र के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ये जो आपका फ्रेज है, इसके मतलब को आपको इस प्रकार से समझने की आवश्यकता रहती है कि विचार का मतलब क्या होगा? जिसके बारे में कोई अन्य व्यक्ति जानकारी ना रखता हो। या विचार को आप ये भी कह सकते हैं कि आंतरिक चिंतन मंथन की स्थिति। और ये जो आपका विचार होता है, इसी का जो आपका एक्सटर्नल फॉर्म होता है, इसी का जो बाह्य रूप होता है, उसको आप एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति कहने का प्रयास करेंगे। और ये जो बाह्य रूप है, बोलकर भी आप दिखा सकते हैं, लिखकर आप दिखा सकते हैं, छपवाकर भी क्या है आप लोग दिखा सकते हैं। ऐसा व्यवहार करने में किसी प्रकार की कोई समस्या का भाव नहीं रहता है। हम सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण तौर पर लागू कर दिया गया। और जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण तौर पर लागू कर दिया गया, तो उसके बाद ये देखा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, दैट मीन्स आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसने न्यायपालिका को व्यापक स्तर पर अपनी ओर आकर्षित किया। भी न्यायपालिका को इसने व्यापक स्तर पर अपने ओर आकर्षित क्यों किया? क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) में जो लिखा हुआ है उतना ही लिखा हुआ है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं का मानना यह था कि स्वतंत्र भारत का जनमानस विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गहराई को जानने का प्रयास तो करेगा, जिसके लिए संविधान की इस शब्दावली की व्याख्याएं होंगी। और व्याख्या करने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका का है। तो ये मामला बना। अगर आप वर्तमान समय की बात करोगे तो वर्तमान समय में जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 है, जो न्यायपालिका को क्या है बार बार अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपका संविधान उस समय लागू हुआ था, तो आने वाले कई वर्षों तक ये देखा गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 ने न्यायपालिका को अपनी ओर आकर्षित किया। और क्यों किया, वो वजह मैंने अभी भी आपको बता दी है। क्योंकि हमारे संविधान के निर्माणकर्ता जो हैं बहुत ज्यादा लिख करके नहीं गए हैं। हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने क्या किया? मात्र एक शब्दावली का प्रयोग किया। और उसी शब्दावली को लेकर के कन्फ्यूजन तो आने थे, जिसके लिए संविधान की व्याख्या जरूरी थी। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो ये मामला बना कि यही कारण है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 ने कई सालों तक न्यायपालिका को क्या है अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया है। अब इसमें न्यायपालिका कहते क्या है? न्यायपालिका ये कहती है कि अगर आपने हिंदी में क्या लिखा? अभिव्यक्ति। हिंदी में आपने क्या लिखा? अभिव्यक्ति। ओके, हिंदी में आपने क्या लिखा? अभिव्यक्ति लिखा। और इसी को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो न्यायपालिका ने आपको ये बताने का कार्य किया कि जो अभिव्यक्ति, जो एक्सप्रेशन है, इसमें क्या क्या शामिल है। ये न्यायपालिका ने आपको बताने का कार्य किया कि इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो साथियों, न्यायपालिका आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। देख लो, रोना, नंबर 2 सोना, नंबर 3 चुप रहना, नंबर 4 पे क्या हो जाएगा? हंसना,
ये सारी जो आपकी अभिव्यक्तियां हैं ये इसी के अंतर्गत आ रही हैं। सोच लो, रोने का अधिकार भी क्या है? मौलिक अधिकार है। अगर आपको रोने का मन है, मजाक के तौर पे समझा रहा हूं, अगर आपको रोने का मन है और अगर आपको कोई चुप कराने की कोशिश कर रहा है तो ये माना तो यही जाएगा कि वो आपके मौलिक अधिकार पर क्या है? नकारात्मक प्रभाव लाने की कोशिश कर रहा है। न्यायपालिका कहती है कि रोना भी अभिव्यक्ति में शामिल होगा, सोना भी अभिव्यक्ति में शामिल होगा। हालांकि राइट टू स्लीप जो प्रॉपरली आपको मिलता है वो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग मिलता है, और राइट टू स्लीप का जो आर्टिकल 21 में रेफ्लेक्शन लिया जाता है या जो रेफरेंस लिया जाता है वो इस बारे में लिया जाता है कि अगर आप राइट टू स्लीप की बात करेंगे तो ये भी क्या है? मानव के शरीर की जो गरिमा है उसको मेंटेन करने के लिए क्या है? काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहां न्यायपालिका अभिव्यक्ति के अंदर सोने वाली जो अभिव्यक्ति है इसको भी शामिल करके चल रही है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जितने भी आपके क्या है सोशल मीडिया, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं साथियों, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके होते हैं, वहाँ पर आप लाइक करते हो, वहाँ पर आप क्या है डिसलाइक करते हो, वहाँ पर आप लाइक करते हो, वहाँ पर आप क्या डिसलाइक करते हो, वहाँ पर आप क्या है कमेंट्स करने की बात करते हो, वहाँ पर आप क्या कमेंट्स करने की बात करते हो। तो ये जो सारे के सारे व्यवहार हैं ये भी कहाँ शामिल हैं? ये भी न्यायपालिका के अनुसार क्या है? इसी अभिव्यक्ति में क्या है? शामिल है। तो कई बार हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर है आपको थोड़ा लैंग्वेज ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करेगा, आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली क्या है आप पर एक प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। आपको किसी दबाव में नहीं आना है, आपको बताना है कि भैया न्यायपालिका ने हमें कुछ बातें समझा दी हैं कि रोने का मामला इसमें शामिल है, सोने का मामला इसमें शामिल है, चुप रहना भी अभिव्यक्ति है, चुप रहना भी क्या अभिव्यक्ति है, हंसना भी क्या अभिव्यक्ति है। और जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो भी आप जाकर के लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो या अगर आप शेयर करते हो या अगर आप कोई भी कमेंट करने की बात करते हो, तो सारे के सारे जो व्यवहार हैं अगर हम न्यायपालिका की बात माने तो अभिव्यक्ति में शामिल हैं। और जिस अभिव्यक्ति का जिक्र कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 19(1)(a) में किया गया है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर क्या है थोड़ा बता करके चलनी पड़ती हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि न्यायपालिका ने कुछ और भी यहाँ पे आपको समझाया है, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) में, आर्टिकल 19(1)(a) में जो मामला क्या बना? अभिव्यक्ति का मामला बना। अब न्यायपालिका आपको यह भी बताने की बात करती है कि ये जो अभिव्यक्ति है इसी अभिव्यक्ति में क्या शामिल होगा? इसी अभिव्यक्ति में क्या शामिल होगा? तो इसी अभिव्यक्ति में शामिल क्या होगा? प्रेस की स्वतंत्रता। क्या शामिल होगा? कई बार सवाल पुटअप किया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता। यानी कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं का मानना यह था कि जो प्रेस की आज़ादी है या जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसके लिए संविधान में अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(a) होगा उसमें जो अभिव्यक्ति है उसी अभिव्यक्ति में क्या माना जाएगा? प्रेस की आज़ादी माना जाएगा या प्रेस की क्या माना जाएगा? स्वतंत्रता माना जाएगा। न्यायपालिका आपको यह भी बताने की बात करती है कि इस अभिव्यक्ति में और भी कुछ शामिल होगा, और भी क्या शामिल होगा? तो और भी ये शामिल होगा मेरे प्यारे साथियों, और भी ये शामिल हो जाएगा कि राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट अफेयर्स। यानी कि सरकार के जो आपके विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं, तो सरकार के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के संदर्भ में आप जानकारी रखने का अधिकार रखते हैं। जैसे आप सूचना के अधिकार का जिक्र करते हो ना, तो सूचना के अधिकार के माध्यम से जब आप अपने आप को लाभान्वित करने की कोशिश करते हो तो जो आपको लाभ मिलता है वो एक मौलिक अधिकार के रूप में आपको मिलता है। क्योंकि अगर भारतीय न्यायपालिका की बातों को माने तो भारतीय न्यायपालिका साफ साफ कहती है कि ये जो राइट टू गेट इंफॉर्मेशन वाला अधिकार आपके पास है और किसके बारे में? सरकारी क्रियाकलापों के संदर्भ में, तो ये आपका मौलिक अधिकार ही माना जाएगा। अगर आप किसी भी सरकारी कार्यालय को अप्रोच करते हैं, सूचना के अधिकार का आप प्रयोग करते हैं और जो सूचना आपको मिलती है, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, आप जो लाभान्वित हो रहे हैं तो आप अपने एक मौलिक अधिकार के माध्यम से क्या है लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ न्यायपालिका ये भी कहती है कि जो आपका डिफेंस का मामला है,
जो आपका डिफेंस का मामला है ना, डिफेंस में मेजरली आप क्या शामिल कर पाओगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आप शामिल कर पाओगे। यानी कि जो डिफेंस का मामला है, तो डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते सरकार से। आप क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते सरकार से। यह सरकार हमको सुरक्षा देने के लिए जो भी कार्य कर रही है, सरकार हमको सुरक्षा देने हेतु जो भी कार्य कर रही है, और सुरक्षा देने हेतु जो भी कार्य कर रही है, तो नाना प्रकार के आपको क्या मिल जाते हैं, सुरक्षा एजेंसियां आपको मिल जाती हैं, नाना प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां आपको मिल जाती हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों का जो व्यवहार है उसके बारे में आप सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते। तो ये भी न्यायपालिका ने शामिल किया। यानी कि आप सोचो कि न्यायपालिका को कितनी गहराई में जाकर के व्याख्याएं करनी पड़ी होंगी। ये न्यायपालिका ने बताया कि प्रेस की आज़ादी या जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके लिए तो क्या है, भारतीय संविधान में अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रेस की आज़ादी या प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(1)(a) के माध्यम से ही क्या है, कैलकुलेशन करा रही है अपनी। साथ ही साथ सरकारी क्रियाकलापों के संदर्भ में जो सूचनाएं आप प्राप्त करते हैं, तो ये आपका मौलिक अधिकार है, और आप आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग ही क्या है, अपने आप को क्या है, लाभान्वित करवा रहे हैं। ये बात आपको यहां पर अपने आप को समझाने की आवश्यकता है। अब मामला क्या है, एक मामला और है, न्यायपालिका का ही केस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसको आप कहेंगे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च आप कहेंगे। क्या कहेंगे, रिसर्च आप कहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या कहा जाता है, एडीआर कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है, एडीआर कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का। और ये मामला था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये मामला है आपका 2002 का। कब का है, 2002 का ये मामला बना हुआ है। इसमें न्यायपालिका ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि देखिए, भारत में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, भारत में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, भारत में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, अब ये जो आपके इलेक्शंस हैं, इनके रिगार्डिंग आपको क्या मिलेंगे, उम्मीदवार आपको दिखाई पड़ेंगे। इनके रिगार्डिंग आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, उम्मीदवार आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो आपके उम्मीदवार हैं, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी जुटाने का अधिकार आपको है। यानी कि जो भी आपके इलेक्शन कैंडिडेट्स बने हुए हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, आप जानकारी मांग सकते हैं। जानकारी आप किससे मांगेंगे, जानकारी आपको देने का काम कौन करेगा, यहां जानकारी देने का काम करेगा आपको इलेक्शन कमीशन देने का काम करेगा, इलेक्शन कमीशन देने का काम करेगा। ओके, वो आप अपने हिसाब से जोड़ लेंगे कि इलेक्शन कौन सा वाला है, उसके हिसाब से क्या है, इलेक्शन कमीशन आप जोड़ के चल लेंगे। साथ ही साथ इनका जो संपत्ति है, यानी कि संपत्ति का जो आंकिक आंकड़ा है, संपत्ति का जो आंकिक आंकड़ा है, उसके बारे में जानकारी क्या है, आप जुटाने का अधिकार रखते हैं। अगेन जानकारी आपको कौन देगा, संबंधित चुनाव आयोग आपको देगा। ठीक है। अच्छा, आप ये भी जानकारी जुटाने का काम रखते हैं कि क्या इनका कोई आपराधिक व्यवहार तो नहीं रहा है, क्या इनका कोई आपराधिक व्यवहार तो नहीं रहा है, क्या इनका कोई आपराधिक व्यवहार तो नहीं रहा है। तो इसके संदर्भ में भी जानकारी आपको देने का काम कौन करेगा, रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन आपका करेगा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, ये भी क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला है। साफ साफ कहा गया भैया कि जो भी आपके चुनावी उम्मीदवार हैं, उनका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसकी जानकारी जुटाने का अधिकार आपको है। संपत्ति का जो आंकिक आंकड़ा बना हुआ है, उसकी जानकारी जुटाने का अधिकार आपको है। इनका कोई आपराधिक व्यवहार तो नहीं है, जानकारी जुटाने का अधिकार आपको है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, इसी मामले में, यानी कि ये जो मामला मैंने आपके सामने बना हुआ है, इसी मामले में कहा गया था कि भाई देखिए, ऐसा जो नोटा है ना, जो नोटा है, अगर आप इलेक्शन में नोटा का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अगर आप इलेक्शन में क्या है, नोटा का इस्तेमाल करते हैं, तो नोटा का जो यूज है ना, नोटा का जो आपका इस्तेमाल है, ये भी क्या माना जाएगा, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन माना जाएगा। ये भी क्या माना जाएगा, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन माना जाएगा, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन माना जाएगा। ये जो डिस्कशन आप कर रहे हो ना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई।
आप सोच लो, अगर हम केवल इतना ही पढ़ के जाएं कि आर्टिकल 19(1) ए में क्या है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो हम कितना भारी नुकसान अपना करके चल रहे हैं। फिर जब एग्जामिनेशन में सवाल कैलकुलेट होते हैं तो तब हमको उस बात का एहसास होता है कि भी एक बार गहराई में जाकर के पढ़ ही लेते। सोचो अभिव्यक्ति की कितनी व्याख्याएं हो रही हैं, और न्यायपालिका की ओर से दुनिया भर की व्याख्याएं मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सारे मेजर रेफरेंसेस हम लोग उठा रहे हैं फिलहाल अभी, और ये सारे मेजर रेफरेंसेस क्या हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाते हैं। इस क्लास को देखते समय अपने हिसाब से नोट्स बना लिया करो। अब मैंने थोड़ा लैंग्वेज में भी चेंज कर दिया है, तो आपको उतना दिक्कत अब नहीं होगा। लगभग दोनों लैंग्वेज में मैं क्या है आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो प्रॉपर जो भी वीडियोज हैं पॉलिटी की, है ना, हालांकि मैंने कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं किया। सीक्वेंस मेंटेन मैंने इस नाते नहीं किया क्योंकि मेरा व्यवहार बहुत खुला व्यवहार रहता है। मेरे माइंड में अगर कोई भी टॉपिक आता है तो मैं उसी पर क्या है चर्चाएं प्रारंभ कर देता हूं। हालांकि मैंने देख लिए थे आपके कमेंट्स कि आपने आर्टिकल 19 के बारे में कहा था, आर्टिकल 20 के बारे में कहा था, आर्टिकल 21 के बारे में कहा था। तो इनको तो मैं एक सीरीज के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूं, 19, 20 एंड 21। उसके बाद से क्या होगा, जिस आर्टिकल को कैलकुलेट कराने का मेरा मन होगा उस हिसाब से कैलकुलेशंस क्या है आती रहेंगी, उस हिसाब से कैलकुलेशंस क्या है आती रहेंगी। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मैं एक कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने कहा कि कोई ए है और आपने क्या कहा कोई बी है। ओके, आपने क्या कहा कोई ए है और आपने क्या कहा कोई बी है। अब ऐसा मान के चलते हैं कि ए ने किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कह सकते हैं आप, ए ने किसी क्या है न्यूज़पेपर के माध्यम से, या आप ये भी कह सकते हैं कि ए ने क्या है किसी मैगजीन के माध्यम से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए ने क्या है किसी बुक के माध्यम से। ए ने क्या है किसी बुक के माध्यम से, है ना, कुछ कहा। किसके बारे में कहा, बी के बारे में कहा, यानी कि इनके बारे में कहा, इनके बारे में कहा, इनके बारे में कहा, और इनके बारे में कहा, कुछ भी कहा। मान लीजिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि हो सकता है कि प्रशंसा की गई हो सकता है कि क्या है प्रशंसा की गई हो सकता है कि क्या है आलोचना की गई हो। मामले दोनों बन सकते हैं। हो सकता है कि प्रशंसा की गई हो या हो सकता है कि क्या की गई हो, आलोचना की गई हो। तो यहां जो बी है, बी एक अधिकार रखता है। बी के पास क्या है एक अधिकार है, बी के पास क्या है एक अधिकार है, और अधिकार में आप क्या कहेंगे राइट टू रिप्लाई। क्या है राइट टू रिप्लाई, राइट टू रिप्लाई करके क्या है एक अधिकार है। यानी कि बी जो है रिप्लाई करने का अधिकार रखता है। अगर मामला किसी न्यूज़पेपर का है तो सेम न्यूज़पेपर के माध्यम से रिप्लाई कर सकता है। मामला किसी मैगजीन का है तो सेम मैगजीन के माध्यम से रिप्लाई कर सकता है। और मामला अगर किसी बुक का है तो किसी अन्य व्यक्ति की किताब के माध्यम से रिप्लाई कर सकता है, या खुद अपनी किताब लिख करके भी क्या है रिप्लाई कर सकता है। लेकिन ये जो आपका राइट टू रिप्लाई है ना, ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका फंडामेंटल राइट बना हुआ है। ये भी क्या आपका फंडामेंटल राइट बना हुआ है। और ये जो आपका फंडामेंटल राइट बना हुआ, तो अब आप कहेंगे ये भी कहां पर शामिल हो जाता है, ये भी कहां पर शामिल हो जाता है, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन में शामिल हो जाता है। कहां पर शामिल हो जाता है, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन में शामिल हो जाता है। और केस का जिक्र करेंगे आप LIC वर्सेस मनु डी साहा। ठीक है, इस मामले में ये सर्वोच्च न्यायालय का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आपको कहा है कि अगर ए ने किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी मैगजीन के माध्यम से या किसी बुक के माध्यम से बी के बारे में कहा, प्रशंसा की गई या आलोचना की गई, मामला कुछ भी बन सकता है। तो यहां अगर आप इतना भी कह के चलोगे कि बी को यहां पे क्या है राइट टू रिप्लाई मिल जाता है। और ये जो आपका राइट टू रिप्लाई मिल जाता है, ये क्या है, ये मौलिक अधिकार है। और इसको आप कहां शामिल करेंगे, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन में शामिल करके चलेंगे, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन में शामिल करके चलेंगे। अब कुछ नया आपको बताते हैं, देख लो कितनी गहराई है। ये तो मैंने बताया क्लास की शुरुआत में मेरे माइंड में पहले से ही था, थोड़ा समय का अभाव चल रहा था, तो आज थोड़ा समय मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। तो आज मौका मिला, क्योंकि मुझे पता था कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो सकती है, क्योंकि यहां पर जो रेफरेंसेस आपको लेने हैं, कई सारे रेफरेंसेस आप लेके चलते हैं। अच्छा, हिंदी में आप कह सकते हैं कि धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कह सकते हैं। ओके,
इंग्लिश में इसको कहा जाता है पिक्टिंग। क्या कहा जाता है? पिक्टिंग कहा जाता है। या इंग्लिश में आप इसको ये भी कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या कहेंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन कहेंगे। तो अगर इसके बारे में आपका एग्जामिनर आपसे पूछे क्या धरना प्रदर्शन या पिक्टिंग का जो मामला है क्या यह अभिव्यक्ति में शामिल है, 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 तो आप कहेंगे यस। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन आप कहेंगे। बिल्कुल आपको ये बात यहाँ पर क्या है, कह देनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ न्यायपालिका आपको ये बताती है कि भैया अगर आप धरना प्रदर्शन की बात करेंगे, अगर आप पिक्टिंग की बात करेंगे या अगर आप डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये क्या है, ये इलीगल नहीं होना चाहिए। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर को या पब्लिक हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए। तो न्यायपालिका ने यहां भी आपको समझा दिया है कि पिक्टिंग का मामला हो, डिमॉन्स्ट्रेशन का मामला हो या धरना प्रदर्शन का मामला हो, तो ये भी क्या है, ये भी पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं या अगर आप पिक्टिंग करते हैं, है ना, या अगर आप कोई जुलूस भी निकालते हैं, तो ये सारा का सारा पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है। लेकिन आप कानून एवं व्यवस्था को नकारात्मक नहीं बनाएंगे, आप पब्लिक हेल्थ को नकारात्मक नहीं बनाएंगे। अगर आप नकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं तो राज्य की ओर से आपके खिलाफ क्या है, ठोस कदम उठाए जाएंगे। और वो जो ठोस कदम उठाए जाएंगे उनको आप नकारात्मक भेदभाव नहीं कहेंगे। आप चाहकर भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ और है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक होता है बंद। आपने सुना होगा कि भारत बंद का संदेश दिया गया है। एक होता है हड़ताल का आयोजन। हड़ताल का आयोजन, है ना। तो बंद का मामला हो चाहे हड़ताल का आयोजन का मामला हो, इनके बारे में भी क्या है, आपको यहां पर ये जोड़ के चलना पड़ेगा। क्या ऐसे व्यवहार अभिव्यक्ति में शामिल हैं? क्या ऐसे व्यवहार अभिव्यक्ति में शामिल हैं? क्या ऐसे व्यवहार अभिव्यक्ति में शामिल हैं? आप कहेंगे यस। आप क्या कहेंगे? यस कहेंगे। और यस के साथ साथ आप क्या कहेंगे? इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। 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 लेकिन साथ ही साथ आप फिर वही बात कहेंगे कि आप बंद का आयोजन करें, आप किसी हड़ताल का आयोजन करें, लेकिन आपको बात वही जोड़नी पड़ेगी कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून एवं व्यवस्था का मामला या लोक स्वास्थ्य का मामला या पब्लिक हेल्थ का मामला, इनको क्या है, कोई नुकसान नहीं आना चाहिए। इनको क्या है, कोई नुकसान नहीं आना चाहिए। नुकसान नहीं आना चाहिए। ओके। तो देख लो, जहां जहां सवाल गिर सकता है, जहां जहां आपसे बातचीत हो सकती है, मैं सारी बातें आपके सामने क्या है, रखने का प्रयास कर रहा हूं। इतना अगर समझ के चलोगे तो आर्टिकल 19(1) का मामला क्या है, हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। आपको परेशानी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि जैसे भारत की आज़ादी के संदर्भ में हम लोग 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, या 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार सरकार की ओर से भी संदेश दिए जाते हैं कि आपको अपने घरों पर क्या है, भारतीय झंडे को फहराना है। तो देखो ये बात समझ लो कि भारतीय झंडे को अपने घरों पर फहराना या अपने घरों पर क्या है, स्थापित करना, ये भी क्या है, अभिव्यक्ति का मामला है। सरकार आपको निर्देश दे सकती है, सरकार आपको संदेश दे सकती है, लेकिन सरकार का कोई भी प्राधिकारी या सरकार का कोई भी प्रतीक आपको बाध्य नहीं कर सकता। अगर कोई भारतीय नागरिक ये कहने की कोशिश में है
कि मुझे अपने घर की छत पर भारतीय झंडे को नहीं फहराना है ना, तो न्यायपालिका कहती है कि ये उसका मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये भी कहां पर शामिल है, अभिव्यक्ति में ही शामिल है। ये भी कहां पर शामिल है, ये भी कहां पर शामिल है, अभिव्यक्ति में ही शामिल है। इसको भी आप कहां शामिल करके चलेंगे, अभिव्यक्ति में ही शामिल करके चलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अब एक बार क्या हुआ कि ये मामला है केरल, जो आप राज्य लेकर के चलेंगे, यानी कि केरला स्टेट का मामला बना हुआ है। वहां पर एक पाठशाला में किसी धर्म विशेष के बच्चों को बाध्य किया गया भारत का जो नेशनल एंथम है उसको गाए जाने के संदर्भ में। और जब बच्चों ने मना किया कि हमको नेशनल एंथम नहीं गाना है, तो पाठशाला का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन उस समय रहा, उन्होंने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। ये मामला पहले गया 1997 में, कहाँ गया, केरला हाईकोर्ट में गया। उसके बाद 1998 में कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर गया। और इस मामले का नाम क्या है, इस मामले का नाम पूरा बना हुआ है इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मामला किसका रहेगा, 1998 एडी का रहेगा। और इस मामले में अगर हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रेफरेंस उठाएंगे, अगर हम किसको जोड़ने की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अगर हम जोड़ने की बात करेंगे, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा कि राष्ट्रगान को गाए जाने के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि यहां पर आप दो प्रकार की बातें तो कह सकते हैं। भारतीय झंडे को या भारतीय तिरंगे को अपने घरों की छतों पर फहराना, या राष्ट्रगान को गाने की जो बात है, यहां भी न्यायपालिका यही कहने की बात कर रही है कि ये भी क्या पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है। और अगर कोई अपने घर की छत पर भारत के तिरंगे को नहीं फहराना चाहता है, और अगर कोई राष्ट्रगान को नहीं गाना चाहता है, तो आप उसको बाध्य नहीं करेंगे, आप उसके साथ कोई नकारात्मक व्यवहार नहीं करेंगे। ये सारे मामले क्या हैं, पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है। वो गाए या ना गाए, गाएगा तो भी अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करेगा, और नहीं गाएगा तो भी अपनी अभिव्यक्ति का प्रयोग करेगा। ये मामला है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(a) है, उसकी पूरी गहराई हमने आपके सामने रख दी है ना, किस तरीके से तमाम प्रकार की बातों को आपको कैलकुलेट करके चलना है। आज हमने केवल विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी पर डिस्कशन किया है, क्योंकि डिस्कशन ज़्यादातर क्या है, इसी पर होता है। परीक्षा में जो बात आती है यही आती है। इसके अलावा जो बाकी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनको तो आप बिल्कुल किसी भी किताब से आसानी के साथ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन्स होते, अगर आपको परेशानियां उठानी पड़ती, तो विचार एवं अभिव्यक्ति के मामले को लेकर उठानी पड़ती। इसकी जो भी रेस्पेक्टिव ग्रेविटी है, अब कोई समस्या नहीं है। हमने सारे पहलू आपके सामने स्टैब्लिश कर दिए हैं। कहां कहां आपका सवाल गिर सकता है, कहां कहां आपको आपका सवाल परेशान कर सकता है, वो हर बिंदु हमने क्या है, इसमें शामिल कर लिया है। तो वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को सकारात्मक तौर पर जागरूक करने की बात करेंगे। अगर संभव हो पाए तो समय निकाल करके जितनी भी वीडियोज हिस्ट्री की पॉलिटी की आ रही हैं, आप उनके नोट्स भी बनाया करो। कई बार क्या कि मैं ओरली बहुत कुछ आपको समझाने का प्रयास करता हूं, तो ओरली अगर मैं समझाने का प्रयास करता हूं तो वीडियो को बीच बीच में रोकते हुए क्या है, आप उस लैंग्वेज को नोट डाउन भी करके चल सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, आपको सुविधा मिलेगी, आपको सहूलियत मिलेगी। तो बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ आज की चर्चा को हम क्या यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो आर्टिकल आपका उठेगा, पहले हम 21 उठाएंगे, क्योंकि 21 की जो गहराई है वो आर्टिकल 19 से भी क्या बहुत ज़्यादा है। और आर्टिकल 21 में क्या है, यूथेंसिया वाला मामला भी भारत में क्या है, करंट का मुद्दा बना हुआ है। तो यूथेंसिया यानी कि इच्छा मृत्यु को लेकर के किसी भी परीक्षा में आपके सामने सवाल आ सकता है। तो अब हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है
कि यूथेनेसिया का इंडिया में जो करंट एस्पेक्ट बना हुआ है या भारत के बाहर जो करंट एस्पेक्ट बना हुआ है या आर्टिकल 21 में उसकी क्या कैलकुलेशंस हैं, वो सारी बातें आपको करके चलनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, पहले ही बोल रहा हूँ, आर्टिकल 21 पर जो लेक्चर होगा 1 घंटे से कम का तो नहीं होगा। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, तो उसको लेकर के आप अपने आप को परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैलकुलेशन जैसे होनी चाहिए, जिस रूप में होनी चाहिए, उसी प्रकार से तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं वो आपके सामने आएंगी। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।